जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में सीटेट हिंदी पेडागोजी को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। यानी 30 क्वेश्चंस, 30 कॉन्सेप्ट जो बार बार आपकी हिंदी पेडागोजी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि भाषा शिक्षण की विधियां किस पर निर्भर करती है। देखिए, हिंदी पेडागोजी को या अगर बात करें किसी भी पेडागोजी को समझना, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ये एक आर्ट्स होती है। अगर ये आर्ट आपको आ गई ना साथियों, तो पेडागोजी में पूरे में से पूरे नंबर आपके बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो अगर इस क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस बहुत आता है एग्जाम में साथियों। 30 क्वेश्चंस देखेंगे और 30 क्वेश्चंस में देखिएगा कि कितना टारगेट आपका रहा। तो अगर बात करें, देखिए हिंदी शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। देखिए, हिंदी अगर भाषा शिक्षण की बात करें, यानी कि भाषा को पढ़ाने की विधियां किस पर निर्भर करनी चाहिए। क्या परीक्षा परीक्षा पद्धति पर? बिल्कुल नहीं। क्या समय की अवधि पर? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य भाषा पर? लक्ष्य भाषा भी पर भी नहीं। तो साथियों, भाषा शिक्षण की विधियां जो है ना, कि बच्चों की स्तर आयु, यानी कि बच्चों की आयु का स्तर क्या है और उनका प्रकरण क्या है, इस पर निर्भर करनी चाहिए। तो इसका सबसे उपयुक्त उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, अर्थ की गहनता को समझने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं और उसकी अर्थ की गहनता को आपको समझना है, तो आपको कैसा पठन करना पड़ेगा, आपको उसको कैसे पढ़ना पड़ेगा। क्या आपको द्रुत पठन करोगे तो नहीं करोगे? क्या आप सस्वर पठन करोगे? नहीं करोगे। धीमा पठन करने से क्या अर्थ की गहनता समझी जा सकती है? मैं कहूंगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर मौन पठन किया जाए साथियों, जैसे कि मौन पठन क्या होता है, जैसे कि अपने मन में किसी चीज को पढ़ना, तो उससे अर्थ की गहनता बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का साथियों उद्देश्य आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चंस का देखना चाहिए राइट आंसर आपका क्या होगा। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल त्रुटियां ना हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना साथियों, क्या ये सही लग रहा है? बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद देखिए साथियों, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, बल नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये भी साथियों सही नहीं है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ये बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है ना? तो कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है साथियों, तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, यह साथियों भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उसके बाद देखिए कि भाषा शिक्षण में सहायक है। तो भाषा शिक्षण में साथियों क्या सहायक है, आपसे पूछा जा रहा है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी, तो बच्चे को व्याकरण के नियमों की जानकारी होना जरूरी नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। साहित्य शिक्षण भी हम लोग नहीं कह सकते। शुद्ध भाषा पर बल देना, शुद्ध भाषा पर बल नहीं दिया जा सकता, मतलब नहीं देना चाहिए। जैसी भाषा वो इस्तेमाल कर रहा है बच्चा, वैसी ठीक है। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है कि निदानात्मक, क्या निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य की अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निदान वाले कार्य और उपचार वाले कार्य किए जाए भाषा शिक्षण में, तो वो सही होगा। इसलिए सबसे उपयुक्त उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। अत्यंत जटिल होना चाहिए तो अत्यंत जटिल भी नहीं होना चाहिए। भाषा की कक्षा में ही संभव है, क्या भाषा का शिक्षण, भाषा को पढ़ाया जाना क्या भाषा की कक्षा में ही सफल है? तो यहाँ पर ही शब्द आ गया है, तो ये साथियों नेगेटिव पॉइंट अगर कहलाता जाता है। जटिल है, ये भी एक तरीके से हम लोग नहीं लगा सकते। घर में संभव नहीं है, तो भाषा शिक्षण घर में भी संभव है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, तो भी यहां पर आया है। अब यहां पर भी का मतलब अलग है, यानी कि अलग अलग विषयों की कक्षाओं में भी संभव है और घर पर भी संभव है, ये भी यहां पर कहा जा रहा है कुल मिला के। तो यहां पर आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और आपका अगर आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए, चलिए, तो देखिए हिंदी की अगर बात करें ना, जो सीटेट में हिंदी पूछी जाती है
वो अगर उसमें आपको पेडागोजी सही तरीके से आप लगा लेते हो, पेडागोजी कैसे आती है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो वो पेडागोजी बहुत आराम से आ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें महसूस नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर सीटेट की जो क्लासेस चलेंगी वो मैं बहुत आपको कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं चुनिंदा क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा और उनके माध्यम से मैं पूरी की पूरी पेडागोजी आपको साथियों पढ़ा डालूंगा और उन क्वेश्चंस पर हम लोग जोर देंगे जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में ट्रेंड करते हैं और आने वाले 2024 के एग्जाम में भी उसकी पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो अगर यहां से आप लोग पढ़ते हैं साथियों तो सिलेक्शन यानी कि जो क्वालिफाइड आपको एग्जाम करना है, बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग सीटेट के पेपर को बहुत अच्छे से आराम से क्वालिफाइड कर सकते हो। चलिए, तो कविता शिक्षण यानी कि कविता को पढ़ाए जाने में आप सबसे ज्यादा किसको महत्व देंगे? क्या अलंकारों की पहचान के बारे में आप बताएं? कविता में नहीं बताएंगे। कविता का भाव विश्लेषण करेंगे? भाव विश्लेषण इतना जरूरी नहीं है। कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करेंगे? तो तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। या साथियों कविता का भावपूर्ण पाठन और रस अनुभूति करेंगे? देखिए, जहां पर भी कविता शिक्षण की बात आ जाती है ना, तो वहां पर रस अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कविता में रस होता है। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि कविता शिक्षण में हम सबसे ज्यादा महत्व जो देंगे वो कविता के भावपूर्ण पाठन को देंगे कि वो कैसे पढ़ रहा है, क्या भाव आ रहा है, नहीं आ रहा है। भाव आना बहुत जरूरी है, ठीक है, और रस की अनुभूति हो रही या नहीं हो रही है। उसके बाद देखिए, विद्यालय आने से पहले बच्चों की अगर बात करें साथियों, तो भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। मतलब विद्यालय आने की उम्र अभी बच्चे की नहीं हुई है, मान लीजिए विद्यालय आने की उम्र बच्चे की हो जाती है, तो वो बच्चा क्या भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखता है? भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, ऐसा तो नहीं होता। कुछ भाषा की अगर बात करें, भाषा के बारे में वो घर में भी सीख जाता है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता लेस होती है। उसके बाद लिखा हुआ है सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता होती है, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। भाषा के व्याकरण की सचेत, देखिए व्याकरण उनको कैसे, जब अभी तक विद्यालय नहीं आए हैं तो भाषा की उनको ग्रामर कैसे आ जाएगी, व्याकरण कैसे आ जाएगी। लेकिन हाँ, जब वो विद्यालय जाते हैं तो उससे पहले वो जो अपनी उनकी एक अलग भाषा होती है, तो अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर था ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए, शिक्षक की स्वयं की कक्षा प्रयोग की कुशलता, क्या लिखा हुआ है साथियों? शिक्षक की खुद की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ऐसा तो साथियों नहीं है कि कोई प्रभाव नहीं डालेगी, बिल्कुल डालेगी। जो भाषा प्रयोग की कुशलता है शिक्षक की, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, कह नहीं सकते। भाषा को, बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, बाध्य नहीं करती है, ये नेगेटिव पॉइंट है और ये भी गलत है। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, तो साथियों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अगर कहा जाए साथियों, जो शिक्षक की खुद की भाषा को इस्तेमाल करने की कुशलता होती है, वो साथियों बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए एक आदर्श का कार्य करती है, एक आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। इसलिए सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और बाद में आपको लास्ट में अपना स्कोर भी लिखना है साथियों, कितना स्कोर आपका रहा। चलिए, तो भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो भाषा को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार क्या शिक्षक द्वारा अर्थ बताना होता है? तो नहीं। पाठ्य पुस्तक नहीं। शब्दकोश देखना बिल्कुल भी नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जिनको आप में आपको एक शिक्षक मानना होगा खुद को और फिर उसको पढ़ना होगा। ऐसे अगर आप करोगे तो जल्दी आपका आंसर हो जाएगा और बहुत सटीक आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि पेडागोजी में साथियों 100% एक्यूरेसी की अगर बात करें होना चाहिए। ठीक, अगर आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिसमें बहुत सारे पात्र हो, कोई शर्त नहीं होना चाहिए, इसमें शर्त है। जिसमें 2 ही पात्र हो, इसमें भी शर्त है कि 2 ही पात्र हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिनके शब्दों में वाक्यों और घटनाओं के वर्ण की जानकारी हो, ऐसा कुछ लिखा है। हाँ,
वर्ण की जानकारी हो ऐसा लिखा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चौमस्की के अनुसार एक क्वेश्चन बनता है चौमस्की से, चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, और जब वो स्कूल जाते हैं तो वो अपनी भाषा को सीख चुके होते हैं और समझ चुके होते हैं और समझाने में बिल्कुल कुशल होते हैं अपनी भाषा के बारे में अगर बात करें। तो ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है मुझे। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती, ये भी नहीं कहा जा सकता है। बच्चों को व्याकरण सीखना ज़रूरी होता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आंसर इस प्रश्न का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, बताइए। साथियों 30 क्वेश्चंस करेंगे, और 30 क्वेश्चंस ऐसे एक 30 क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में ट्रेंड करेंगे इस बार सीटेट 2024 के पेपर में। तो साथियों आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से क्लास को पढ़ना है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आप पढ़ लेते हो, तो मेरा मानना है कि सीटेट हिंदी के पेपर में साथियों टॉप आप करोगे, आपका कोई सानी नहीं होगा, आपको कोई हरा नहीं सकता। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पाठ्य पुस्तक तो साथियों महत्वपूर्ण है ही नहीं बच्चे के लिए, एक तरीके से है लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उच्च स्तर का हाई लेवल का टेक्निकल यंत्र, तकनीकी यंत्र, ये आवश्यक है बिल्कुल नहीं है। भाषा प्रयोग के अवसर हैं या व्याकरण के नियमों की, ये भी नेगेटिव एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि बच्चों को व्याकरण के नियमों की समझ होना, उनकी जानकारी होना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर बात करते हैं साथ ही यहाँ पर भाषा का प्रयोग करने के अवसर मिलना चाहिए बच्चों को, ये अधिक महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है इनमें से कहा जा सकता है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए, पठन और पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, ऐसा क्या होना चाहिए, या जो बच्चों को खुद कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, ये सही लग रहा है। केवल पाठ से ही संबंधित हो, केवल पाठ से संबंधित हो इसलिए गलत हो जाएगा। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो सरल भाषा को कहा नहीं जा सकता, कुल मिला के इसका सबसे उपयुक्त उत्तर जो निकलेगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों अगर पेडागोजी आपको सीखनी है तो 4 ऑप्शन में से धीरे धीरे करके 3 ऑप्शंस अलग निकल जाएंगे बहुत आराम से। अगर आप डायरेक्ट सही उत्तर को चुनोगे तो पेडागोजी कभी नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पकड़ना है, अच्छे से पढ़ना है उसको, और फिर वो 3 ऑप्शंस को हटा देना है जो आपको नेगेटिव लग रहे हैं या उनमें कोई नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको कट कर दो, और धीरे धीरे आप चौथे नंबर पर, चौथी स्टेज पर आप सही उत्तर तक बहुत आराम से पहुंच जाओगे। यही पेडागोजी का बिल्कुल सीक्रेट है, ऐसे ही पेडागोजी की जाती है। और कुल मिला के अगर इस चैनल के माध्यम से एग्जाम तक अगर आप प्रैक्टिस करते रहे ना, तो हिंदी पेडागोजी की अगर बात करें साथियों तो 30/30 हिंदी के सेक्शन में 30/30 कहीं नहीं आपके गए। चलिए, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए, या साहित्य पढ़ने की के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। तो बच्चों को पुरस्कृत तो करना चाहिए, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना एक गलत चीज है। ठीक है, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता, जो सबसे सही उत्तर है। देखिए, भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए ये सही उत्तर होगा, या साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना चाहिए ये उत्तर होगा। तो इसमें से जो सबसे करीब उत्तर होगा इस प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। कभी कभी ये भी होगा कि 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगी, आप फिर से क्वेश्चन पढ़ना और फिर से उन 2 उत्तर को पढ़ना, जो सबसे करीब उत्तर हो प्रश्न का उसको चयन करना, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को, अच्छा ये तो फिर से रिपीट हो गया, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, बिल्कुल सही। जिसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है साथियों वो किसका होता है, बताइए। बाल साहित्य की पुस्तकों का होता है, या विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का होता है, तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं, बच्चों में ये समाचार पत्र पत्रिकाएं ये एक तरीके से आना जरूरी नहीं है। विभिन्न प्रकार की कविताओं का, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। तो अगर साथियों देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें, बी भी कट गया,
सी भी कट गया। विभिन्न प्रकार की कविताओं का भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होता है। तो जो कहा जा सकता है साथियों, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ये भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान जो होता है वो बाल साहित्य की पुस्तकों का होता है, ना कि अलग अलग तरह की कविता का। ठीक है, जो सबसे सटीक उत्तर जाएगा वो ए के साथ जाएगा। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रस्तुत होते हैं उन्हें कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम ऐसे कथनों का, ऐसी बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, तो उनको क्या कहा जा जाएगा? उनको अनौपचारिक कथन कहा जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम किसी बड़ी जगह जगह जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटरव्यू में जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर हम थोड़ा सा कायदे कानून से बात करते हैं, तो उसको कहा जा सकता है औपचारिक कथन। वो औपचारिक बातें कहलाई जाती हैं। लेकिन हम लोग फ्रेंड्स लोग जो मिलते हैं, नॉर्मली बिहेवियर में अपने बातचीत करते हैं, उनको अनौपचारिक कथन कहा जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता, एक लड़की होगी या टीचर है कि जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाती हैं। ये अपनी कक्षा के बच्चों को डेली एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं और उस पर चर्चा करती हैं। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही हैं, ये कहेंगे, या पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है कक्षा में। कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, इसको कट कर देंगे। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, तो भाई अवरुद्ध क्यों करती है भाषा विकास को? तो नीचे वाले दो तो बिल्कुल कट हो गए। अगर बात करें अब इसमें से जो सबसे सटीक उत्तर मुझे लग रहा है साथियों, वो पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, ये कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सुनीता अपनी कक्षा में जो है वो एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं और उस पर जो है वो डेली चर्चा करती हैं, तो पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का ही तो विकास हो रहा है। कहा जाए कि शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियां निभा रही, बात बिल्कुल सही है, लेकिन उत्तर साथियों इससे नजदीकी का हमें मिल रहा है, तो हम वो चुनेंगे ना। उसके बाद देखिए, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया ऐसा जो करती है वो क्यों करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और कहा जाए कि कोई भी लड़का है या कोई लड़की है जिसको लिखने में कोई दिक्कत है, लिखने में कैसी भी दिक्कत है, छोटा बड़ा लिखती है, उल्टा सीधा लिखती है, दूर दूर लिखती है, नज़दीक नहीं लिखती है, जैसी भी दिक्कत आए, तो वो हमेशा साथियों किसके में आएगा? वो हमेशा आपको ध्यान रखना है डिस्ग्राफिया में आएगी। डिस्ग्राफिया लिखा हो, किसी ने गलत लिख दिया टाइपिस्ट ने, चलिए कोई नहीं। तो डिस्ग्राफिया यहाँ पर मतलब लिखने में जो भी दिक्कत आए, लिखने में जो भी विकार आए, उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द है ग्राफ, हम लोग कह सकते हैं। तो ग्राफ बनाया ही तो जाता है, लिखा ही तो जाता है। तो कुल मिला के लिखने में अगर कोई दिक्कत है और उससे संबंधित कोई सवाल पूछा जाता है, तो डिस्ग्राफिया आपको हमेशा लगाना है। उसके बाद देखिए साथियों, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चों के नियमों को कंठस्थ कराया जाता है। कंठस्थ बच्चों को कराना ही नहीं है, गलत हो जाएगा। बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तो सूत्रों का प्रयोग भी नहीं करते, गलत हो जाएगा। बी होगा या सी होगा? देखिए, बच्चे जो होते हैं साथियों, ये किससे किसकी तरफ जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो बच्चे हमेशा उदाहरण से नियमों की तरफ जाएंगे, ना कि नियमों से उदाहरण की तरफ जाएंगे, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बताइए। तो क्या शब्द को पढ़ना महत्वपूर्ण है पढ़ने की कुशलता में? नहीं। क्या तीव्र गति से पढ़ना है? नहीं। क्या उच्चारणगत शुद्धता पढ़नी है? ऐसी भी कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सही पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ना चाहिए, बस उसका अर्थ निर्माण हो रहा है, उसकी समझ में आ रहा है, ये साथियों पढ़ने की कुशलता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक है? देखिए साथियों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी पढ़ाने की कम है, तो अगर मैं ऐसे ना पढ़ाऊं तो आपकी समझ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो इसको डबल स्पीड में या 1.5x में भी या 1.2x में भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, और आपको दिक्कत हो रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है साथियों। कोई एक बच्चा है जो अपनी प्रगति बहुत तेजी से करता है, किसी किसी की नहीं हो पाती है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में पूछा जा रहा है, ठीक है। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर देना चाहिए या बच्चों
बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, तो क्रम से भी नहीं कहा जा सकता। बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाएगी, तो केवल भाषा की, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को अलग अलग प्रकार की बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देना चाहिए साथियों। ये भाषा शिक्षण के संदर्भ में बिल्कुल सर्वाधिक यानी कि उचित कथन है, बिल्कुल सही कथन है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। ये पोर्टफोलियो क्या शब्द होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों को भव्य भययुक्त वातावरण देना, तो ये तो साथियों इसका जिक्र कहीं पर होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, और ना तो इसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। कार्य को संचित करने का समस्त क्षमताओं की जानकारी देना, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में साथियों। चलिए, तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। अगर बात करें, देखिए बच्चे को जो पढ़ाया जाता है, बच्चे को जो लिखाया जाता है, वो साल के एंड में उसका जो लेखा देखा होता है, उसका जो आकलन किया जाता है साथियों, उसको ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। यानी कि प्रगति का आकलन करना कि बच्चे में कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना विकास हुआ है, कैसा क्या उसका चल रहा है। तो क्रमिक प्रगति का आकलन करना साथियों क्या कहलाया जाता है, पोर्टफोलियो कहलाया जाता है। पोर्टफोलियो फिर से आ गया साथ। उसके बाद देखिए कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका विमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करती हैं कि बिंदुओं के ग्रिड पर आधारित बनाएं। इससे बच्चों की क्या होगी, इससे बच्चों की रुचि का विकास होगा, या अवलोकन का विकास होगा, या समरूपता की समझ विकसित होगी, या साथियों क्रियाशीलता का विकास होगा। तो मैं कहूंगा साथियों, अगर बच्चों को साथियों जो है वो बिंदुओं की ग्रिड पर आकृति बनाएं और इससे बच्चों को जो है वो उनकी अवलोकन का विकास होगा, या साथियों कहा जाए समरूपता की समझ विकसित होगी, या साथियों क्रियाशीलता का विकास होगा, तो मेरे अनुसार जो आंसर होना चाहिए वो समरूपता की समझ विकसित होगी। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और यही आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा नहीं कि यह गलत है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है बताइए। अब मुझे ये बताइए, क्या जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो बोलना शुरू कर देता है? नहीं, नहीं। श्रवण मतलब सुनना शुरू कर देता है तो सही। बोलना शुरू कर देता है? नहीं। श्रवण करना शुरू कर देता है, सही। यानी कि बी होगा उत्तर या डी होगा। अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो ये आपका सही हो गया। जब बच्चा सुनना शुरू कर देता है तो उसके बाद क्या पढ़ना एकदम से शुरू कर देता है या बोलना शुरू कर देता है? तो मैं कहूँगा पढ़ना नहीं शुरू करता है, फिर वो बोलता है, और फिर वो पढ़ना शुरू करता है, और फिर वो लिखता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। यानी कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है, पहले सुनेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो पढ़ेगा, और फिर वो लिखेगा। उसके बाद देखिए अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किस बात को आप साथियों सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं कि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का हमेशा अनिवार्य का प्रयोग करना चाहिए, या स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना चाहिए? ये कोई कारण का उत्तर नहीं है। सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, या विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार उचित उपयोग करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दृश्य श्रव्य संसाधनों का हमेशा अनिवार्य रूप से प्रयोग करना, इसलिए गलत हो जाएगा। ये भी बहुत धीमा रखना गलत हो जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन जो प्रश्न का सबसे नजदीकी उत्तर है और सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? तो किसने लिखा था साथियों? अब जॉर्ज अब्राहम गिरियांसन ने लिखा था। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। ठीक है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है? यानी कि कोई बच्चा है, ठीक है, सतीश जिसका नाम है, 7वीं कक्षा में पढ़ता है। निबंध लिखते समय वो गाइड का इस्तेमाल करता है, यानी कि जो गाइड में रटी हुई उसने रटा है आंसर, उसका प्रयोग करता है। तो इन सब कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है, तो सबसे कमजोर कारण आपको बताना है। बताइए, उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है क्या? ये उसमें विचार करने का समर्थ नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है? तो ऐसा जो वो करता है ना साथियों, जरूर उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर होगी, बहुत ज्यादा कमजोर होगी। इसीलिए वो क्या करता है, वो साथियों रट्टा मारी हुई आंसर जो है वो बिल्कुल रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। क्योंकि उसकी मौखिक भाषा कमजोर है। उसके बाद देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बताइए।
जो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, बच्चों में कहानियों को दोहराने की क्षमता का क्या लिखा हुआ है साथियों? में दोहराने की क्षमता का यहाँ पर विकास होना चाहिए। ठीक है, चलिए। विकास करना मैं समझ गया, वी लिखा हुआ सा लिखा तो विकास होना चाहिए। बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना या बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। ये कितना प्यारा ऑप्शन लग रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न में कहा गया था कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य महत्वपूर्ण वाला क्या होना चाहिए, तो इससे महत्वपूर्ण उद्देश्य मुझे इन चारों ऑप्शन में से नहीं लगा। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भाषा सीखने में, ये आपके लिए होमवर्क के लिए प्रश्न है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व साथियों कौन सा हो सकता है? भाषाई प्रयोग के अवसर, तो ये क्या कोई बाधक तत्व लग रहा है? इकाई परीक्षण, ये क्या कोई बाधक तत्व लग रहा है? भाषा में आकलन या पाठ्यपुस्तक? पाठ्यपुस्तक क्या कभी बाधक हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कुल मिला के इसका आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको होमवर्क के लिए साथियों रहा। ठीक है ना? तो ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास के बारे में कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे। और एक प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दी गई है, जिसमें साथियों अगर बात करें सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एक क्लास बनाई गई है। उसके अलावा साथियों मैंने एक बनाई है ईवीएस के 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट बनाए हैं, तो वो प्लेलिस्ट साथियों तैयार कर दी गई है। वहां पर जाकर उन 2 वीडियोस को आप लोग अवश्य देख सकते हो। तो उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि इस वीडियो को लाइक आपने किया होगा और इस वीडियो को एक बार आप सभी लोग शेयर भी अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।